हेलो एवरीवन, जूलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टाइप स्टडी पढ़ेंगे ओबेलिया के बारे में। इससे पहले आपने सुमित राणा सर की क्लास अटेंड की है, ठीक है। सुमित राणा सर की क्लास अटेंड की है और उन्होंने आपको फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में, ठीक है, फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो आज हम लोग फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत ही आने वाले एक मेंबर जिसको ओबेलिया कहा जाता है, इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओबेलिया जिसकी टाइप स्टडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। आई होप सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो गए होंगे अभी तक। जो नहीं हुए हैं जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें ताकि हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें। तो ये इसका कंटेंट है, ठीक है। हम लोग इसको अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि पार्ट 1 में ये सारी चीज़ें कवर कर लें। तो सबसे पहले मार्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, और लाइफ साइकिल, 2 पार्ट में इसको हम लोग क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। हैबिट एंड हैबिटेट, मार्फोलॉजी देखेंगे, ठीक है। मार्फोलॉजी में भी एसिनोसार्क, पेरिसार्क, एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस, टाइप्स ऑफ सेल्स इन ओबेलिया, पॉलीमॉर्फिज्म इन ओबेलिया, फिर फिजियोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं ओबेलिया का डिस्कशन के बारे में। तो ओबेलिया जिसको सी फर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आने वाला यह एक मेंबर है जिसको क्या नाम से जाना जाता है, सी फर के नाम से भी जाना जाता है, समुद्री फर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ठीक है, ओबेलिया का डायग्राम कि कैसा दिखता है समुद्र में। बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, सिस्टमेटिक पोजीशन की। तो फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत, ठीक है, सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है। इसमें अपने आप सुमित राणा सर बताए होंगे कि इसमें सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है, इसलिए इसको सिलेंट्रेटा बोला जाता है। साथ ही साथ इसको निडेरियल भी कहा जाता है। सिलेंट्रेटा के अलावा इस फाइलम को निडेरिया भी कहा जाता है क्योंकि नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती हैं। कौन सी सेल पाई जाती हैं? नीडोब्लास्ट सेल, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निडेरिया भी बोला जाता है, ठीक है। इसकी कैविटी जो हम लोग देखे थे, सिलेंट्रॉन कैविटी, या इसी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी बोला जाता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी पाई जाती है इसके अंतर्गत। इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर मीन्स क्या, दोनों काम करता है कैविटीज़, ठीक है। गैस्ट्रो मीन्स डाइजेशन का भी काम करता है, गैस्ट्रो मीन्स डाइजेशन का भी काम करता है ये, और वेस्कुलर मीन्स जो फूड मटेरियल होते हैं, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, उसको वेस्कुलराइज करने का, सर्कुलेट करने का, ठीक है। तो सर्कुलेट करने का काम भी कौन कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटीज़ हैं वो दोनों काम कर रहे हैं, डाइजेशन एंड सर्कुलेट, ठीक है। तो देखते हैं, तो हमने देखा कि सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया, क्लास हाइड्रोजोआ। अब हाइड्रोजोआ मीन्स अधिकतर जो इसके ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेंबर होते हैं, मोस्टली आप बोल सकते हैं कि सभी क्या होते हैं, हाइड्रोजोआ मीन्स वाटर में पाए जाते हैं। ऑर्डर हाइड्रोडिया। सब ऑर्डर की बात करें तो लेप्टोमेड्यूसी, या इसी को बोलते हैं थिकेटा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि मेड्यूसा नामक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, तो इसलिए इसको ऑर्डर में लेप्टोमेड्यूसी रखा गया है। जीनस की बात की जाए तो ओबेलिया, ठीक है, जीनस की बात करें तो ओबेलिया, और स्पीशीज़ की बात करें तो ओबेलिया जेनिकुलाटा, ठीक है। तो ओबेलिया जेनिकुलाटा को ही हम लोग रेफरेंस मानकर क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये था क्या, सिस्टमेटिक पोजीशन या सिस्टमेटिक आप क्लासिफिकेशन बोल सकते हो ओबेलिया का, ठीक है। अब ओबेलिया के बारे में देखते हैं। तो ये 4 मुख्य स्पीशीज़ होती हैं। कितनी? 4 मुख्य स्पीशीज़ होती हैं ओबेलिया की, और ये 4 मुख्य स्पीशीज़ या कॉमन स्पीशीज़ कौन सी हैं? तो ओबेलिया जेनिकुलाटा, ठीक है, जिसको नॉटेड थ्रेड हाइड्रोइड के नाम से भी जाना जाता है, नॉटेड थ्रेड हाइड्रोइड के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड मेंबर है ओबेलिया लांगुसीमा, सेसाइल हाइड्रोलाइट, ठीक है, ये सेसाइल हाइड्रोलाइट होता है।
जैसे कि इसके नाम है लॉन्गिसिमा, तो ये क्या होता है, सबसे लंबा होता है, सबसे लंबा होता है। चारों मेंबर में सबसे लंबा कौन होता है, ओबेलिया लॉन्गिसिमा। ठीक है, लॉन्गिसिमा मीन्स लंबा, आप ऐसा भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है ओबेलिया डाइकोटोमा, सी थ्रेड हाइड्रोइड, तो ये समुद्री में अधिकतर देखने को मिलता है, समुद्र में। ठीक, ओबेलिया बाइडिनेटा, ठीक है, ओबेलिया बाइडिनेटा, तो डबल टूथेड हाइड्रोइड, तो ये चार क्या हैं, कॉमन स्पीशीज बोल सकते हैं, या चार कॉमन या मुख्य स्पीशीज जो ओबेलिया जीनस के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके हैबिट एंड हैबिटाट की। ठीक है, आवास एवं आवास स्थल, हैबिट एंड हैबिटाट की बात करते हैं। तो ओबेलिया के अधिकतर सदस्य होते हैं, ओबेलिया जीनस के जितने अधिकतर सदस्य क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। ठीक है, समुद्र में पाए जाते हैं। एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं। ठीक है, जलीय होते हैं। स्वच्छ जल में भी पाए जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि केवल समुद्र में पाए जाएं। स्वच्छ जल जैसे कि तालाब, ठीक है, झील, नहर, इन सब में भी पाए जा सकते हैं। ओके, तो लेकिन अधिकतर मेंबर क्या होते हैं, अधिकतर मेंबर समुद्री होते हैं। ठीक है, समुद्र में अधिकतर पाए जाते हैं। कॉलोनियल होते हैं, ठीक है, सिंगल नहीं रहते। ठीक, बहुत सारे ओबेलिया आपस में क्या रहते हैं, इस तरह से समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। पॉलीमॉर्फिक, और ये कैसे होते हैं, पॉलीमॉर्फिक होते हैं। इनकी जो कॉलोनी क्या होती है, पॉलीमॉर्फिक होती है। आगे देखेंगे कि कैसे अलग अलग पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी से फिर पॉलीमॉर्फिक मेंबर्स पाए जा रहे हैं, जहाँ पर एक ही कॉलोनी है लेकिन वहाँ के जो सदस्य हैं वो कैसे हैं, अलग अलग उनकी संरचना है। तो आगे देखेंगे इस चीज़ को। बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो पूरे विश्व में, ठीक है, पाई जाती हैं। कॉस्मोपॉलिटियन होते हैं, कॉस्मोपॉलिटियन इन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपॉलिटियन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स, कॉस्मोपॉलिटियन मीन्स सर्वव्यापी, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हो, सर्वव्यापी मीन्स लगभग सभी जगह। ठीक है, सभी विश्व के सभी स्थान, सभी जगह। ऐसी बात नहीं कि केवल इंडिया के समुद्र में मिलेंगे ये ओशियन, ठीक है, हिंद महासागर में मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। सारी जगह में पाई जाती हैं, ये कॉस्मोपॉलिटियन होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। ओनली एक्सेप्शन बीइंग द हाई आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सी, तो एक कुछ एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, जैसे कि हाई आर्कटिक महासागर की बात करें या फिर अंटार्कटिक महासागर में, तो वहाँ पर ये नहीं पाए जाते हैं। बाकी नॉर्मली सभी जगह ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। वाटर बॉडीज़ में बात की जाए तो ग्रो इन शैलो वाटर आर इंटरडियल रॉक पूल, तो ये शैलो वाटर उथले जल में भी पाए जाते हैं। इस तरह से उथले जल वाटर सोर्स में भी पाए जाते हैं। और जहाँ पर, ठीक है, चट्टान वगैरह होते हैं, चट्टान वगैरह, उनके ऊपर ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। यूजुअली फंड इन 18 to 100 MTS ऑफ डेप्थ, मीटर्स ऑफ डेप्थ फ्रॉम द वाटर सरफेस, तो 80 से, ठीक है, ये जो वाटर है, ठीक है, इसमें कितनी गहराई तक, 80 से लेकर 100 मीटर की गहराई तक क्या पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं। कौन, ओबेलिया। द मेड्यूसा स्टेज ऑफ ओबेलिया इज कॉमनली फाउंड इन कोस्टल एंड ऑफ शोर वाटर, तो मेडूसा स्टेज हम बात कर रहे हैं। ओबेलिया की अलग अलग ग्रोथ स्टेज होती हैं, उनमें से जो मेडूसा स्टेज होती हैं वो कॉमनली कोस्टल वाटर में और ऑफ शोर वाटर में पाया जाता है। तो इन सारे वाटर सोर्स में पाई जाती हैं। तो ये था क्या, हैबिट एंड हैबिटाट ओबेलिया के बारे में। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम लोग हैबिट एंड हैबिटाट को। तो सबस्ट्रेटम, किस तरह के सबस्ट्रेटम में पाई जाती हैं। कॉलोनीज आर ऑफन फाउंड एज अ डेलिकेट फर लाइक ग्रोथ ऑन द रॉक, स्टोन, मोलस्कस सेल, सीवीड्स एंड वुडन पिलिंग्स। तो अगर हम लोग बात करें इसकी हैबिट एंड हैबिटाट की, तो ये क्या है, ये किसी सरफेस पर, किसी आधार पर क्या करती हैं, किसी आधार के ऊपर इस तरह से ग्रो करती हैं। किसी आधार के ऊपर इस तरह से ये ग्रो करती हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि अलग अलग आधार पर क्या करती हैं, ये ग्रो करती हैं चट्टानों के ऊपर। ठीक है, चट्टानों के ऊपर ये ग्रो करती हैं, साथ ही साथ जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे उनके ऊपर भी, इवन जो मोलस्का होते हैं उनके सेल्स के ऊपर भी ये ग्रो करती हैं। ठीक है, और साथ में जो
लकड़ी वगैरह होते हैं उसके ऊपर भी ये ग्रो करती है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे लेमिनेरिया हाइपरबोरिया को यहाँ इस तरह से दिखाई देता है समुद्र में। आप देख रहे हो किसी सरफेस के ऊपर ग्रो कर रहा है। यहाँ पर भी एक चट्टान है उसके ऊपर ग्रो कर रही है, और यहाँ पर भी छोटे छोटे कई सारे मोलस्का हैं, ठीक है, उनके ऊपर, ठीक, मोलस्का के सेल्स के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। और ये डेलिकेट होते हैं। डेलिकेट में ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही कैसे इस तरह से मुड़ सकते हैं, इस तरह हार्ड ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है, आराम से इस तरह से मुड़ सकते हैं। तो ये डेलिकेट होने का क्या फ़ायदा, मतलब वाटर की दिशा में वाटर करंट के थ्रू आसानी से ये मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। डेलिकेट होने के कारण ये टूटते फूटते नहीं हैं, आसानी से मुड़ सकते हैं। तो ये वाटर स्ट्रीम के थ्रू या वाटर करंट के थ्रू आसानी से फ्लो कर सकते हैं। ओबेलिया जेनिकुलाटा नॉर्मली ग्रो ऑन केल्प फ्रंट्स स्पेशली इन लेमिनेरिया हाइपरबोरिया इन कंडीशन ऑफ मॉडरेट वेव एक्सपोजर। तो ये समुद्री लेमिनेरिया ओबेलिया जेनिकुलेटा है, ये क्या करता है, केल्प फ्रंट्स और ये लेमिनेरिया हाइपरबोरिया, ये सारी के ऊपर से क्या करता है, ग्रो करता है। तो ये प्लांट्स हैं, ठीक है। लेमिनेरिया एक प्रकार का लेमिनेरिया क्या है, ठीक है, लेमिनेरिया एक प्रकार का एल्गी है, तो उनके ऊपर के क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते होंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये ग्रो किए हुए हैं। सीवीड समुद्री खरपतवार के ऊपर, लेमिनेरिया हाइपरबोरिया के ऊपर। अब हम लोग देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, ठीक है। इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, क्या होती है इसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जिसको आप लोग क्या बोलते हो, बाह्य शारीरिकी। तो ओबेलिया कॉलोनी की बात करें यहाँ पर, तो ओबेलिया इज वेरी स्मॉल मैराइन हाइड्रोइड। तो ओबेलिया क्या होता है, बहुत ही छोटी, ठीक है, समुद्री जीव होती है, समुद्री हाइड्राइड होती है, मैराइन हाइड्राइड होती है। लुक लाइक अ स्मॉल ब्रांचिंग ट्री ऑफ वाइटिश और ब्राउन कलर। तो ये छोटी ट्री की तरह दिखाई देती है, जिसमें कई सारे जैसे क्या निकले रहते हैं, ब्रांचिंग निकले रहते हैं, कई सारी इस तरह से शाखाएँ निकली रहती हैं, इस टाइप से दिखती हैं। और मोस्टली देखा जाए तो इनका कलर क्या होता है, सफ़ेद कलर या फिर हल्के भूरे कलर का होते हैं ये। द बॉडी ऑफ ओबेलिया कंसिस्ट ऑफ 2 काइंड्स ऑफ फिलामेंट। तो ओबेलिया की जो बॉडी है वो उसमें 2 टाइप के फिलामेंट पाए जाते हैं। एक फिलामेंट को बोला जाता है हाइड्रोराइडिया और दूसरे फिलामेंट को बोला जाता है हाइड्रोकैकुलस, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे किस तरह से ओबेलिया का यहाँ डायग्राम, तो यहाँ ब्रांचिंग हुई है, ठीक है, इस तरह से छोटे ट्री की तरह, एक ट्री की तरह इसका बेसल पार्ट, आइए इसका आधारी भाग है। देखते हैं हाइड्रोराइजिया के बारे में। हॉरिजॉन्टल रूट ऑफ द कॉलोनी। तो 2 तरह के यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं, फिलामेंट पाए जा रहा है। एक तो इस तरह से वर्टिकल ग्रो कर रही है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रही है, जिसको हम लोग हाइड्रोराइजिया बोल रहे हैं। और ये हाइड्रोराइजिया क्या रूट बना रही है, ठीक है, रूट का फॉर्मेशन कर रही है। इसी के थ्रू क्या कर रहे हैं, ये किसी आधार से चिपक रहा है, किसी आधार से जुड़ रहा है हाइड्रोराइजिया के थ्रू। सेकेंड टाइप का जो फिलामेंट है वो वर्टिकल ग्रो कर रहा है इस तरह से ऊपर की ओर, और ये क्या बना रहा है, स्टेम बना रहा है, ठीक है, स्टेम। तो यहाँ आप देख सकते होंगे ये वर्टिकल ग्रोथ हो रहा है, ये क्या है, हाइड्रोकैकुलस, ये वर्टिकल ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हाइड्रोराइजिया भी और हाइड्रोकैकुलस भी। हाइड्रोराइजिया क्या करता है, बेसल पार्ट से सपोर्ट या फिर बेसल बॉडी से या सबस्ट्रेटम से चिपकने में हेल्प करता है। अब हम लोग हाइड्रोकैकुलस है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं, ठीक है। ईच हाइड्रोकैकुलस ब्रांचेस अल्टरनेटिवली एंड बियर वेरियस फॉर्म्स ऑफ जॉइंट्स। तो ये हाइड्रोकैकुलस क्या करता है, हाइड्रोकैकुलस ब्रांच करता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे हाइड्रोकैकुलस की यहाँ क्या हुई है, ब्रांचिंग हुई है, ठीक है, बहुत सारी ब्रांचिंग करते हैं, इधर भी ब्रांचिंग हुई है, ऊपर की तरफ भी ब्रांचिंग हुई है, नीचे इधर भी ब्रांचिंग। तो ये क्या होता है, अल्टरनेटिवली क्या करता है, बहुत सारे इसमें ब्रांच निकलते हैं, एक ब्रांच इधर निकला, दूसरा ब्रांच इधर, फिर एक ब्रांच इधर, फिर एक ब्रांच इधर। तो अल्टरनेटिवली इसमें क्या निकलते हैं, ब्रांच निकलते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे क्या बनते हैं, जॉइंट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बहुत सारे इसमें जॉइंट्स बनते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ जॉइंट्स, यहाँ भी जॉइंट्स बने हुए हैं, यहाँ भी जॉइंट्स बने हुए हैं, इधर भी जॉइंट्स, ठीक है। तो बहुत सारे क्या बनते हैं, जॉइंट्स का फॉर्मेशन होता है। और जॉइंट्स में 3 चीज़ें पाई जाती हैं। क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं इन जॉइंट्स में,
फर्स्ट होता है ठीक है, पॉलिप, या इसी को बोलते हैं पॉलिप। टर्मिनल पोजीशन, तो पॉलिप टर्मिनल पोजीशन में पाए जाते हैं, तो यहाँ आप देख रहे होंगे पॉलिप्स पाए जा रहे हैं। ब्लास्टोसील, तो एक्सेलरी पोजीशन पे यहाँ ब्लास्टोस्टाइल, ठीक है, इस तरह से डायग्राम आप देख रहे होंगे, ब्लास्टोस्टाइल पाया जा रहा है। और लास्ट में मेडूसा, तो मेडूसा इसी ब्लास्टोस्टाइल के अंदर में क्या पाए जा रहे हैं, इसमें मेडूसा पाए जा रहे हैं, ठीक है, इसी के अंदर में यही बहुत सारे मेडूसा पाए जा रहे हैं। तो पहले देखते हैं पॉलिप क्या होता है। पॉलिप आर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन एंड हेल्प इन फीडिंग, दिस आर कॉल्ड गैस्ट्रोजोइड्स। तो ये जो पॉलिप रीजन है, यहाँ आप देख रहे होंगे पॉलिप, ठीक है, यहाँ भी इस तरह से पॉलिप, ये किसको मैं क्या बोला था, ब्लास्टोस्टाइल, ये पॉलिप, और इसके अंदर गैस्ट्रोस्टाइल के अंदर, ये ब्लास्टोस्टाइल के अंदर जो प्रेजेंट है यहाँ दिख रहे होंगे, उसको मैं क्या बोला था, मेडूसा। तो जो पॉलिप होता है, ये पॉलिप ये क्या होता है, न्यूट्रेटिव फंक्शन के लिए, मतलब न्यूट्रिशन के लिए ये हेल्प करता है। जो भी गैस्ट्रोजोइड्स बनते हैं, ठीक है, उनके न्यूट्रिशन के लिए ये न्यूट्रेटिव लेयर की तरह काम करता है और फूड प्रोवाइड कराता है। ये कौन, पॉलिप। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, न्यूट्रिशन के लिए। पॉलिप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पॉलिप इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है, और इसको गैस्ट्रोजोइड्स भी बोलते हैं। ब्लास्टोस्टाइल की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो टर्म्ड एज अ गोनोजोइड्स आर ब्लास्टोजोइड्स। तो ब्लास्टोस्टाइल क्या होता है, ठीक है, ये ब्लास्टोस्टाइल यहाँ आप देख रहे होंगे, ब्लास्टोस्टाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, ब्लास्टोस्टाइल क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको गोनोजोइड्स बोलते हैं या ब्लास्टोजोइड्स, ठीक है। ब्लास्टोस्टाइल जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तब उसको गोनोजोइड या ब्लास्टोजोइड्स के नाम से जाना जाता है। अब मेडूसा की बात करें तो मेडूसा तो ब्लास्टोस्टाइल के अंदर बन रहा है, तो मेडूसा क्या बोलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। मेडूसा क्या करता है, मेडूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और ये हेल्प करता है डिस्पर्सल में। तो जो भी ये सेल्स होते हैं कि और ये ओबेलिया होता है, उस ओबेलिया के डिस्पर्सन में, ठीक है, ओबेलिया का डिस्पर्सन में हेल्प करते हैं, ताकि एक ओबेलिया दूसरी जगह डिस्पर्स होकर चला जाए और वहाँ पर भी अपनी क्या करें, अपना स्पीशीज़ का नंबर इंक्रीज़ करें, वहाँ पर भी ये ग्रो करे। तो इस तरह से इसके डिस्पर्सल में यहाँ भी डिस्पर्स हो जाएगा कौन, मेडूसा, और हेल्प करता है नए ओबेलिया के फॉर्मेशन में अलग अलग जगहों पर। ओके, तो ये हाइड्रोकैकुलस की स्ट्रक्चर आपने देखा। सिनोसार्क एंड पेरिसार्क, तो हाइड्रोकैकुलस में ही सिनोसार्क और पेरिसार्क की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। तो क्या होता है सिनोसार्क और पेरिसार्क, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे जो अंदर की जो सेल्स होती हैं, अंदर का जो लेयर होता है, ठीक है, पॉलीस्टाइल या फिर यहाँ हमने बोला था ब्लास्टोस्टाइल, ठीक है, ब्लास्टोस्टाइल का जो अंदर का जो सेल्स होते हैं, किसके, ब्लास्टोस्टाइल की अंदर का जो सेल्स होती हैं, ये कैसी सेल्स होती हैं, ये लिविंग सेल्स होती हैं या लिविंग लेयर होता है, लिविंग लेयर होते हैं, सेल्स का लेयर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनोसार्क बोलते हैं। अंदर का जो लेयर होता है उसको सिनोसार्क। और ये जो आउटर लेयर आप देख रहे होंगे, ये नॉन लिविंग सेल का बना होता है, नॉन लिविंग सेल का। तो ब्लास्टोसिस्ट के जो नॉन लिविंग सेल्स है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिसार्क, ठीक। और ये जो क्या होता है, ठीक है, बाहरी सेल्स होता है, बाहरी लेयर होता है। तो सिनोसार्क आप देख चुके होंगे, ठीक है। अब एपिडर्मिस मेसोग्लिया, एपिडर्मिस मेसोग्लिया दोनों को मिलाकर, दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस। और गैस्ट्रोडर्मिस दो फंक्शन करती है, ठीक है, एक तो डाइजेशन में हेल्प करती है और सेकेंड प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करती है। प्रोटेक्टिव लेयर, जो डर्मिस लेयर है वो प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। एपिडर्मिस मीन्स ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, ठीक। वहीं पेरिसार्क की बात की जाए तो पेरिसार्क में भी अलग अलग सेल्स पाए जाते हैं। तो अगर पॉलिप, ठीक है, पॉलिप रीजन को, पॉलिप को घेरे हुए है, पॉलिप को अगर पेरिसार्क घेरे हुए है, अगर पेरिसार्क किसको घेरे हुए है, ध्यान समझना, अगर पेरिसार्क, ठीक है, पेरिसार्क पॉलिप को घेरे हुए है,
ठीक है, पॉलिप को घेरे हुए, तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तब इसको बोलेंगे हाइड्रोथीका। अगर पेरिसार्प पाइलप को घेरा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोथीका। ठीक है, और हाइड्रोथीका और पाइलप दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, हाइड्रेंथ। क्लियर है? मैं फिर से बता रहा हूँ कि पेरिसार्क अगर पाइलप को घेरा हुआ है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोथीका, लेकिन अगर हाइड्रोथीका और पाइलप दोनों को एक साथ को क्या बोला जाता है, हाइड्रेंथ भी बोला जाता है। नेक्स्ट है गोनोथीका। अब ये गोनोथीका क्या होता है, तो जब ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, जब ब्लास्टोसिस्ट ये जो पेरिसार्क है अब किसको घेरे रहेगा, ध्यान रखना, अगर पेरिसार्क किसको घेरा हुआ है, पेरिसार्क घेरा हुआ है ब्लास्टोसिस्ट को। ठीक है, यहाँ ये था पाइलप लेकिन यहाँ ब्लास्टोसिस्ट। अगर पेरिसार्क घेरा हुआ है ब्लास्टोसिस्ट को तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब हम लोग इसको बोलेंगे गोनोथीका। ठीक है, इसको गोनोथीका, यहाँ आप देख रहे होंगे गोनोथीका। लेकिन वहीं बात करें अगर पेरिसार्क, ठीक है, गोनोथीका और ब्लास्टोसिस्ट दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, ब्लास्टोस्टाइल, सॉरी, गोनोथीका और ब्लास्टोस्टाइल दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, दोनों को एक साथ हम लोग बोलते हैं गोनोजियम। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को एक साथ बोलते हैं गोनोजियम। तो फिर से बता रहा हूँ कि गोनोथीका किसको बोलेंगे, अगर पेरिसार्क, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट को घेरे हुए है तो उसको बोलेंगे गोनोथीका, और गोनोथीका प्लस ब्लास्टोसिस्ट को बोलेंगे, सॉरी, ब्लास्टोस्टाइल को बोलेंगे गोनोजियम। अब क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं सीनोसार्क। ये सीनोसार्क को अब हम लोग क्लियर देखते हैं, डिटेल में देखते हैं। होल कॉलोनी ऑफ ओबेलिया कंटेन लिविंग टिश्यू कॉल्ड सीनोकाइम आर सीनोसार्क। तो मैं बताया कि लिविंग टिश्यू या लिविंग सेल्स का बना हुआ सीनोसार्क पाया जाता है। तो जो ओबेलिया कंटेन लिविंग टिश्यू, अगर ओबेलिया में जितना लिविंग टिश्यू जो पाया जाता है, जो ओबेलिया का जो कॉलोनीज होता है उसमें जो लिविंग टिश्यू पाया जाता है उसको हम लोग कोई, ठीक है, सीनोकाइम या उसी को सीनोसार्क बोलते हैं। सीनोसार्क इज डिप्लोब्लास्टिक कंप्रेजिंग ऑफ 2 लेयर। सीनोसार्क क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, मीन्स 2 लेयर का बना होता है। आउटर एपिडर्मिस, ठीक है, आउटर लेयर एपिडर्मिस जो क्या होता है, एपिडर्मिस लेयर क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। वहीं इनर लेयर की बात करें तो इनर लेयर कौन सा था, इनर गैस्ट्रोडर्मिस। और गैस्ट्रोडर्मिस क्या, ठीक है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। मिडिल नॉन सेलुलर लेयर ऑफ मेसोग्लिया प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। तो यह ध्यान रखना कि एपिडर्मिस के बीच और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में एक मेसोग्लिया का एक और लेयर पाया जाता है। ठीक है, एक और लेयर पाया जाता है जो नॉन सेलुलर लेयर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेसोग्लिया। ठीक है, ध्यान रखना मेसोग्लिया मेसोडर्म से डिराइव नहीं हुए रहता है। ठीक है, मेसोडर्म से बना हुआ नहीं है। अगर मेसोडर्म से बना हुआ रहता तो फिर ये डिप्लोब्लास्टिक हो जाता, 3 लेयर। लेकिन मेसोग्लिया मेसोडर्म से डिराइव या मेसोडर्म से बना हुआ नहीं रहता है। ए नैरो सीनोसार्कल कैनाल रन थ्रू होल कॉलोनी ऑफ ओबेलिया connecting the gastrovascular cavity of the zoids. The continuity of canal system help to transport the digested food up throughout the colonies. तो क्या बोल रहे हैं हम लोग कि एक सीनोसार्कल कैनाल पूरा का पूरा जो ओबेलिया है, ठीक है, पूरे के पूरे जो ओबेलिया का जो कहना चाहिए ऑर्गेनिज्म है उसमें पूरा का पूरा क्या पाया जाता है, एक सीनोसार्कल कैनाल पाया जाता है। मीन्स ये कैनाल इस तरह से सभी तरफ एक कैनाल क्या रहता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, ये इस तरह से जॉइंट रहता है पूरे बॉडी में, और इसी कैनाल के थ्रू क्या किया जाता है, ठीक है, जो भी डाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो फूड पाचन किए जाते हैं, उसी फूड को पूरे के पूरे बॉडी में क्या किया जाता है, इसी कैनाल के थ्रू सर्कुलेट किया जाता है। ठीक है, पहुंचाया जाता है पूरे के पूरे बॉडी में, इस रीजन से लेकर इस रीजन तक सारे क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है, इसी सीनोसार्कल कैनाल के थ्रू पहुंचाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं एपिडर्मिस के बारे में। व्हाट इज़ एपिडर्मिस, क्या होता है एपिडर्मिस, इसके बारे में देखते हैं। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, फिर से यहाँ पर देख रहे थे हम लोग
1 मिनट। एपिडर्मिस के बारे में डिटेल्स में देखते हैं। द एपिडर्मिस इज आउटर लेयर ऑफ सेल्स इन द बॉडी वॉल, थिन एंड मेड अप ऑफ टिपिकल सेल ऑफ सिलेंट्रेटा, दिस इंक्लूड। तो सबसे एपिडर्मिस क्या होती है? एपिडर्मिस जो ओबेलिया होता है, ओबेलिया बॉडी की, वो सबसे आउटर सेल होती है, सबसे बाहरी लेयर क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है, सबसे बाहरी लेयर होती है। यह पतली होती है और अलग अलग टाइप के पतली होती है और अलग अलग टाइप के सेल से बनी होती है, अलग अलग टाइप के सिलेंट्रेटा के सेल से बनी होती है। और ये अलग अलग टाइप के सेल्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट सेल होता है मायो एपिथेलियल या इपिथेलियोलर मस्कुलर सेल। ठीक है, फर्स्ट टाइप की सेल होती है मायो एपिथेलियल सेल, या इसी को बोलते हैं हम लोग इपिथेलियल मस्कुलर सेल। अब ये मायो एपिथेलियल सेल पाया जा रहा है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मायो एपिथेलियल सेल। ठीक है, एपिथेलियल सेल, एक्टोडर्मल एपिथेलियल सेल, या इसी को हम लोग बोल रहे हैं मायो एपिथेलियल सेल। क्या काम होता है इनका? तो ये जो मायो एपिथेलियल सेल हैं वो दो काम का, ठीक है, ये तो कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन का, ठीक है, कंस्ट्रक्ट होना, रिलैक्स होना, इस चीज़ का काम करता है। ठीक है, मायो मीन्स मोटर का काम करता है, कंस्ट्रक्शन रिलैक्सेशन इस चीज़ को निटोड, और एपिथेलियल मीन्स प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है ये। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल सेल। दूसरे टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जो एपिडर्मिस बहुतर आउटर रीजन होता है, यहाँ इधर के जो सेल्स होते हैं इधर देख सकते होंगे, तो इंटरस्टिशियल सेल पाए जाते हैं। तो इंटरस्टिशियल सेल यहाँ आप देख रहे होंगे इंटरस्टिशियल स्टेम सेल। तो इंटरस्टिशियल स्टेम सेल क्या करती हैं? बहुत सारे स्टेम सेल हैं, चूँकि ये स्टेम सेल हैं तो ये दूसरे प्रकार के, जैसे कि मायो एपिथेलियल सेल हो गया, सेंसरी सेल, नर्व सेल, या फिर इंटरस्टिशियल सेल, ये सारे सेल्स क्या करती हैं? यही बनाती हैं। कौन? इंटरस्टिशियल स्टेम सेल बहुत सारे सेल्स बनाती हैं। सेंसरी सेल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, यहाँ सेंसरी न्यूरॉन्स वगैरह आप देख रहे होंगे, और नर्व सेल, सेंसरी सेल और नर्व सेल्स पाई जाती हैं यहाँ पर इसमें। और सेंसरी और नर्व सेल का काम क्या होता है? सिग्नल ट्रांसडक्शन का होता है। ठीक है, सिग्नल ट्रांसडक्शन, या कुछ भी मैसेज वगैरह हो गया, रिस्पॉन्स वगैरह, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूरी बॉडी में कोई भी सिग्नल को या फिर स्टिमुलाई को कंडक्ट कराने का। ये जो पांचवा है बहुत इंपॉर्टेंट सेल है निमेटोब्लास्ट, निमेटोसाइट, जिसको नीडोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, निमेटोब्लास्ट, निमेटोसाइट्स, नीडोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल चारों एक ही होते हैं। ठीक, तो यहाँ आप निमेटोब्लास्ट सेल देख रहे होंगे। ठीक है, निमेटोब्लास्ट सेल, और निमेटोब्लास्ट सेल से ही निमेटोसाइट्स निकलती हैं, तो यहाँ निमेटोसाइट्स, ये स्टिंगिंग सेल, या इसी को ये डंक सेल बोल सकते हो आप, निमेटोसाइट्स इसी को बोलते हैं। और निमेटोसाइट्स के थ्रू ही क्या किया जाता है? फूड को कैप्चर, फूड या फिर प्रे हो गया, प्रेडिटर हो गया, या फूड हो गया, इसी चीज़ को कैप्चर किया जाता है और बचा जाता है। तो नीडोब्लास्ट सेल के बारे में थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि क्या होता है नीडोब्लास्ट सेल, जो कि निडेरिया या सिलेंट्रेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो इसकी अकरेंस की बात करें, अमंग मायो एपिथेलियल सेल ऑन सरफेस एंड एनुलर बैटरीज ऑन टेंटिकल। तो ये मायो एपिथेलियल सेल होती हैं, उसी में ये क्या होता है? धंसा रहता है। तो आप देख सकते हैं ये मायो एपिथेलियल सेल्स हैं, तो इसी में क्या हुए हैं? ये धंसे हुए हैं, ये इम्बेडेड हुए हैं, या निमेटोब्लास्ट सेल, ये ठीक है, या निमेटोसिस्ट। और इसमें एन्यूलर बैटरीज पाई जाती हैं। एन्यूलर बैटरीज में बहुत सारे इस तरह से निमेटोब्लास्ट होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग? निमेटोसाइट्स होंगे, उनको एन्यूलर बैटरी बोलते हैं। बहुत सारे जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको एन्यूलर बैटरीज बोला जाता है। टेंटिकल के पास क्या होती हैं? इस तरह से बहुत सारे, ठीक है, टेंटिकल रीजन के आसपास इस तरह से अगर बहुत सारे निमेटोसाइट्स इस तरह से इकट्ठा हो गए हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एन्यूलर बैटरीज बोलते हैं। क्या क्या इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं नीडोब्लास्ट सेल के? तो कॉन्ट्रैक्टाइल साइटोप्लाज्म, तो इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। संकुचन सेल साइटोप्लाज्म, एक सेंट्रिक न्यूक्लियस, तो कॉन्ट्रैक्टाइल साइटोप्लाज्म होने के कारण क्या किया जाता है? न्यूक्लियस को बाहर की तरफ इस तरह से प्रेस कर दिया जाता है इधर, ठीक है, न्यूक्लियस को इधर बाहर की तरफ। तो न्यूक्लियस बाहर की तरफ रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्ससेंट्रिक न्यूक्लियस बोलते हैं। नेक्स्ट होता है नीडोसिल पाया जाता है, ठीक है, निमेटोसाइट, कैप्सूल एंड थ्रेड ट्यूब। निमेटोसाइट्स में मीन्स यहाँ आप देख रहे होंगे कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें क्या पाया जाता है? थ्रेड ट्यूब पाया जाता है। और अपर्कुलम मीन्स यहाँ सबसे ऊपर का रीजन, जिसको अपर्कुलम बोला जाता है। ये अपर्कुलम लीड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो, ठीक है, समय समय पर क्या होता है? ओपन होता है, और ये
आप देख रहे होंगे अपर कुलम के साइड में ही क्या दिखाया है, नीडोसिल दिखाया गया है। नीडोसिल क्या करता है, यही ट्रिगर करता है, ठीक है। कोई भी रिस्पॉन्स को, चाहे वो केमिकल रिस्पॉन्स हो या फिजिकल रिस्पॉन्स हो, इसी को ये ट्रिगर करता है, पहचानता है, इसको ट्रिगर करता है। मीन्स यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है। अगर यहाँ पर सपोज चारा प्रेजेंट है, कोई भी फीड प्रेजेंट है जिसको खाना है, तो ये इसको पहचान लेता है, रिकॉग्नाइज करता है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद ये अपर कुलम क्या करता है, अपर कुलम खुल जाता है, ये ओपन हो जाता है। जैसे ही अपर कुलम ओपन हो जाता है, ये जो थ्रेड सेल हैं, कैप्सूल एंड थ्रेड सेल, ये क्या करती हैं, इस तरह से बाहर की तरफ थ्रेड फेंकती हैं, रस्सी फेंकती हैं, और फूड को इस तरह से पकड़ लेती हैं, और पकड़ करके इसको अंदर की तरफ ओपन कर लेती हैं और इस तरह से इंजेस्ट कर लेती हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, मैं इसको फिर से एक बार डिटेल में कर दूँ, यहाँ से एक्सप्लेन कर दूँ इसके मैकेनिज़्म को। तो सपोज़ करो यहाँ पर एक फूड आया, या ये एक फूड है, ठीक है, इसको क्या करना है, ईट करना है। तो सबसे पहले, ठीक है, इसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, आसपास के इसको जो ये नीडोसिल हैं, ये नीडोसिल क्या करेंगे, इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, रिकॉग्नाइज करेंगे, यहाँ तक सिग्नल जाएगा, सेंस करेंगे। जैसे ही ये सेंस करेंगे, ये ट्रिगर कर देंगे, ट्रिगर, ठीक है, सिग्नल को ट्रिगर करेंगे, और जैसे ही ट्रिगर करेंगे, अपर कुलम क्या करेगा, ये जो अपर कुलम है ये ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, अपर कुलम खुल गया। अब ये जो थ्रेड निमेटोसाइट सेल हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, थ्रेड ट्यूब से थ्रेड को बाहर फेंकती हैं, ठीक है, थ्रेड को इस तरह से बाहर फेंकती हैं, और थ्रेड ये किसको जाकर पकड़ लेता है, फूड को जाकर इस तरह से पकड़ लेता है, ठीक है, और फूड को ये इस तरह से पकड़ कर थ्रेड की सहायता से इस तरह से अंदर खींच लेती हैं। आप देख रहे होंगे कि अंदर की तरफ खींच ली हैं, और खींच करके इसको अंदर ले आती हैं और डाइजेस्ट करती हैं। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पास कोई शत्रु आ गया, ठीक है, तो उस शत्रु को भी भगाने के लिए क्या करती हैं, ये इसी तरह से थ्रेड का यूज़ करती हैं, ठीक है, लंबे लंबे थ्रेड इसके पास फेंकती हैं, और जिससे शत्रु या फिर जो भी प्रेडिटर होता है वो डर से भाग जाता है। टाइप इन ओबेलिया, तो दो टाइप के यहाँ पे सेल्स पाए जा रहे हैं। यहाँ ये जो नीडोब्लास्ट हैं, दो प्रकार के नीडोब्लास्ट पाए जाते हैं। एक को बोला जाता है बैसी ट्राइकस, ठीक है, बैसी ट्राइकस बोला जाता है स्पाइन एट बेस ऑफ ट्यूब्यूल, ठीक है, तो ट्यूब्यूल के बेस में जो स्पाइंस या कांटे वगैरह पाए जाते हैं उसको बैसी ट्राइकस बोलते हैं। और एक होता है आइसोराइजस, तो ये आइसोडायमेट्रिक ट्यूब्यूल होते हैं। तो दो प्रकार के नीडोब्लास्ट पाए जाते हैं, एक होता है बैसी ट्राइकस और एक होता है आइसोराइजस, ठीक है। क्या क्या फंक्शन होता है इनका, पेनिट्रेंट और स्टिनोस्टील, ठीक है, पेनिट्रेशन करने का, पेनिट्रेट करने का काम करते हैं फूड वगैरह को या शत्रुज को। इंडिपेंडेंट इफेक्टर, तो स्वतंत्र प्रभाव दिखाते हैं अपना, और साथ ही साथ मैकेनिकल एंड केमिकल स्टिमुलाई को ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये नीडोब्लास्ट आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव मतलब शिकार को पकड़ने में भी ये हेल्प करते हैं, और जो भी शत्रु हो गए उनसे बचने में भी। तो ऑफेंसिव मीन्स पकड़ने का और डिफेंसिव मीन बचने का, तो दोनों तरीके से काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। नेक्स्ट सेल की बात, ये तो हम लोग ठीक है आउटर एपिडर्मिस देख लिया, अब देखते हैं गैस्ट्रोडर्मिस के बारे में। इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड कंसिस्ट ऑफ, तो ये गैस्ट्रोडर्मिस क्या करती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बनाती है, और इसमें भी अलग अलग टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। मायो एंडोथीलियल और एंडोथीलियो मस्कुलर सेल, तो अगेन मायो एंडोथीलियल सेल ठीक है, वैस्को एंडोथीलियल सेल की तरह ही काम करती हैं, जहाँ पे यहाँ पर जो हमने पढ़ा था इससे पहले मायो एपिथेलियल सेल, ठीक इसी तरह से क्या होते हैं, मायो एंडोथीलियल सेल होते हैं, जो कि एंडोडर्म की तरह पाई जा रही हैं, अंदर की तरह, इसलिए हम लोग बोलते हैं मायो एंडोथीलियल सेल। अगेन इसका काम कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन का, और एंडोथीलियल सेल, और जो थीलियल सेल है, एपिथेलियल सेल है, उसका काम प्रोटेक्शन का। ग्लैंड सेल्स पाई जाती हैं, इंटरस्टिशियल सेल पाई जाते हैं, सेंसरी सेल और नर्व सेल, ठीक। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ग्लैंड सेल्स, तो ग्लैंड सेल्स क्या होती हैं, इम्बेडेड होती हैं, धंसी रहती हैं। मायो एंडोथीलियल जो सेल्स होती हैं उनमें क्या होती हैं, ये धंसी होती हैं। इंटरस्टिशियल सेल, यहाँ पर भी इंटरस्टिशियल स्टेम सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, इसको देख चुके हैं हम लोग। सेंसरी और नर्व सेल का काम क्या होता है, ठीक है, सिग्नल ट्रांसडक्शन का सेंस करने का काम होता है। तो ये हो गया गैस्ट्रोडर्मिस। ओके, गैस्ट्रोडर्मिस हमने देख लिया।
अब हम लोग देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन ओबेलिया। तो ओबेलिया में पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म ओबेलिया में किस तरह से कैसे पाया जाता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स, मैं थोड़ा सा यहाँ डील कर देता हूँ, ठीक है। सपोज करो ये ओबेलिया की कॉलोनी है, ओबेलिया की क्या है, कॉलोनीज है, ठीक है। तो ओबेलिया की कॉलोनीज में हैं तो ये ओबेलिया ही, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर क्या होती हैं, संरचना, इनकी संरचना क्या होंगी, अलग अलग, ठीक है। संरचना अलग अलग होंगी, इसलिए एक ही ओबेलिया में, एक ही ओबेलिया की कॉलोनी, ठीक है, ओबेलिया की कॉलोनी में अलग अलग संरचनात्मक रूप से भिन्न प्रकार के ओबेलिया देखने को मिलेंगे। पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिज मीन्स स्ट्रक्चर। तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स अलग अलग स्ट्रक्चर के, अलग अलग संरचना के ओबेलिया का प्रेजेंट होना। तो देखते हैं यहाँ पर, पॉलीमॉर्फिज्म इज द फिनोमिना इन विच अ कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड of many type of organism or zooids which differ in structure and function for the benefit of whole colony। क्या बोल रहे हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म वह फिनोमिना है, वह घटना है जिसमें जो कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपस में कॉलोनी तो फॉर्म करते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, लेकिन उनकी जो संरचना होती है, जो कॉलोनी की संरचना होती है वो अलग अलग होती है। और ये जो अलग अलग संरचनाओं के सेल्स होते हैं ये अलग अलग पर्पस के लिए या अलग अलग काम के लिए होते हैं। तो सपोज करते हैं, यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ये ओबेलिया की, यहाँ पर ओबेलिया की क्या है, कॉलोनीज़ है, बहुत सारे यहाँ पर ओबेलिया पाए जा रहे हैं। अब ओबेलिया तो पाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, 3 अलग अलग टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट है। मैं अलग अलग कलर से ड्रा कर दे रहा हूँ, ठीक है, अब ताकि आप समझ जाओ। तो ये ओबेलिया की कॉलोनीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर 3 अलग अलग टाइप्स के सेल्स पाई जा रही हैं, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर इन कॉलोनी, 3 अलग अलग टाइप के संरचनात्मक सेल्स पाई जा रही हैं यहाँ पर, ठीक है। आप एक देख रहे हो, एक रेड कलर की, एक ग्रीन कलर की और एक ब्लू कलर की, ठीक है। तो ट्राईमॉर्फिक मीन्स 3 अलग अलग, डाईमॉर्फिक तो 2 प्रकार के, ठीक है। मोनोमॉर्फिक मीन्स एक ही प्रकार के, और टेट्रामॉर्फिक मतलब बहुत सारे, 4 प्रकार के यहाँ पर स्ट्रक्चर या फिर 4 अलग अलग संरचनात्मक रूप से अलग सेल्स देखने को, ओबेलिया देखने को मिलेंगे। तो 4 अलग अलग टाइप की कॉलोनी सेल्स यहाँ पे पाई जाती हैं। तो पहला टाइप का जो कॉलोनी सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉलिप, उसको हम बोलते हैं पॉलिप। तो इसको हम लोग सपोज क्या बोल दिए, पॉलिप बोल दिए। नेक्स्ट सेकेंड टाइप का जो संरचना होता है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोस्टाइल, या इसी को बोलते हैं हम लोग गोनोजोइड। तो ये ब्लू कलर को हमने क्या बोल दिए, गोनोजोइड्स बोल दिए। और थर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोनोफोर, ठीक है, ये इसको बोलते हैं मेडूसा। तो ये जो रेड कलर का है इसको हम लोग क्या बोल दिए, मेडूसा। तो ये जो कॉलोनी है ओबेलिया की, उसमें 3 अलग अलग टाइप्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर के कॉलोनीज प्रेजेंट हैं, और इनका फंक्शन भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम लोग बात करें, ध्यान दें यहाँ पॉलिप्स की, ओनली और ओनली अभी पॉलिप को फोकस करते हैं, पॉलिप की बात करते हैं, जो कि 3 अलग अलग सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ आपने देखा 3 अलग अलग टाइप के कॉलोनीज हैं, पॉलिप है, ब्लास्टोस्टाइल है और मेडूसा। तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉलिप को, जिसको हम लोग गैस्ट्रोजोइड्स भी बोलते हैं। ट्यूबुलर एंड डिप्लोब्लास्टिक विथ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। क्या होता है, ट्यूबुलर होता है और डिप्लोब्लास्टिक होता है, मीन्स दो ही लेयर इसमें पाए जाते हैं। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और बीच में क्या होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटीज पाई जाती है। डिस्टल एंड इज प्रोड्यूस्ड इनटू कोनिकल एलिवेशन कॉल्ड मेनुब्रियम और हाइपोस्टोम। तो जो डिस्टल एंड होता है, जो दूर का रेज होता है, दूर रीजन होता है, इसका जो दूर का एंड होता है वो क्या होता है, एक तरह से कोनिकल एलिवेशन से बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनुब्रियम या हाइपोस्टोम। तो यहाँ आप देख सकते होंगे, यहाँ इस तरह से क्या बना हुआ है, ये इस तरह से डिस्टल रीजन, ठीक है, थोड़ा सा कोनिकल एलिवेशन हुआ है यहाँ पर, इस तरह से कोनिकल शेप का है, और यहाँ पर एक ओपनिंग है जिसको क्या बोल रहे हैं, मेनुब्रियम, ठीक है, इसको बोल रहे हैं हम लोग मेनुब्रियम। और मेनुब्रियम के आसपास क्या है, माउथ है इसका। मेनुब्रियम बियर्स अ टर्मिनल माउथ encircled by numerous long solid tentacles, often 24, loaded with special type of cell called nematoblast। तो जो मेनुब्रियम है, ये जो मेनुब्रियम है, ये मेनुब्रियम में क्या पाया जा रहा है, मेनुब्रियम, ठीक है, टर्मिनल माउथ के द्वारा बना हुआ है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, माउथ है,
ठीक है, टर्मिनल यहाँ पर क्या है, माउथ है। और इस माउथ में क्या होते हैं, बहुत सारे सॉलिड टेंटिकल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ आप छोटे छोटे, यहाँ आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बहुत सारे इस तरह से टेंटिकल्स देख रहे होंगे। तो बहुत सारे सॉलिड टेंटिकल्स पाए जाते हैं, मोस्टली नंबर में 24 होते हैं या 24 से अधिक होते हैं, ठीक है। और ये स्पेशल टाइप के सेल्स यहाँ पर इस तरह से चारों, इसके दोनों तरफ पाए जाते हैं या इस यहाँ पर, और इन सेल्स को बोलते हैं निमेटोब्लास्ट। द पेरिसार्क ऑफ गैस्ट्रोजोइड्स कॉल्ड हाइड्रोथीका is transparent and cup-shaped invaginated platform are shelf at the base of gastrozoids for pileup to rest। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर ये हाइड्रोथीका का लेयर पाया जा रहा है, ठीक है। पेरिसार्क का ये हाइड्रोथीका का लेयर पाया जा रहा है, यहाँ आप देख रहे होंगे ये हाइड्रोथीका लेयर है। और ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। हाइड्रोथीका कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और ये कप नुमा स्ट्रक्चर होता है, कप शेप्ड का या कप नुमा संरचना होता है। और ये इनवेजिनेटेड होता है और बेस से इस तरह से घिरा हुआ रहता है। आप देख रहे होंगे ये इनवेजिनेट मतलब इस तरह से ये इनवेजिनेट हुआ। क्लियर, ठीक है। द गैस्ट्रोजोइड्स एंड हाइड्रोथीका फॉर्म हाइड्रेंथ। तो गैस्ट्रोजोइड्स और हाइड्रोथीका दोनों एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, दोनों को एक साथ मिलकर हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। In case of emergent situation, the polyp can withdraw itself with hydrotheca and the tentacles fold over manubrium covering the mouth. The presence of self prevent the polyp to retract into hydrococulus। तो होता क्या है, जो गैस्ट्रोजोइड होते हैं या जो पॉलिप रीजन होता है, मीन्स यहाँ का जो रीजन हो रहा है, यहाँ दोनों रीजन क्या करते हैं, दोनों रीजन आपस में क्या करते हैं, एक्सटेंड होते हैं, इस तरह से फैले रहते हैं, इस तरह से एक्सटेंड हुए रहते हैं, ताकि ये दोनों रीजन क्या करें, आपस में मिल ना जाएं, ठीक है, ये रिट्रैक्ट ना हो जाएं। तो इसलिए सेल्फ प्रिवेंट, ठीक है, क्या करते हैं, ये सेल्फ खुद को प्रिवेंट करते हैं, सेल्फ प्रिवेंट करते हैं मैन्यूब्रियम रीजन को और इन सब रीजन को, ठीक है, दोनों रीजन को आपस में जुड़ने से। तो ये इनका काम ही होता है खुद को प्रिवेंट करना, इनको इस तरह से जोड़ कर रखते हैं, ठीक है, ये आपस में श्रिंक ना हो जाएं, इसलिए ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन, ये जो हम लोग बहुत बोल रहे हैं हाइड्रोथीका। ये द एन्यूलाई ऑफ द पेरिसार्क प्रेजेंट अराउंड द स्टॉक ऑफ पाइलअप अलाउ टू स्विंग मूवमेंट ड्यू टू द फोर्स ऑफ वाटर करंट। तो जो एनुलाई रीजन है, तो ये एनुलाई रीजन, ये एनुलाई क्या कर रहा है, एनुलाई हेल्प कर रहा है पेरिसार्क को, ठीक है, किसके लिए, स्विंग मूवमेंट के लिए। स्विंग मूवमेंट मतलब वाटर के थ्रू, अगर वाटर इधर मूव कर रहा है तो इधर इस तरह से मूव करने के लिए, ठीक है। तो मूवमेंट में बहुत हेल्प कर रहा है वाटर के साथ मूव करने में। क्यों, क्योंकि अगर वाटर के साथ मूव नहीं करेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये टूट फूट सकता है, ठीक है। वाटर इधर मूव कर रहा है और यहाँ इस तरह से ये, ठीक है, स्थिर है, तो वाटर क्या कर सकता है, इसको ब्रेक कर सकता है। इसलिए क्या करता है, इस तरह से ये वाटर इधर मूव कर रहा है तो उसी के साथ इधर ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोथीका आप देख रहे होंगे, हाइड्रोथीका 2 लेयर का मिलकर बना हुआ है, यहाँ पर देख रहे होंगे एक्टोडर्म, ठीक है, अंदर की तरफ का जो सेल होता है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्टोडर्म, और बाहर की तरफ एक्टोडर्म और अंदर की तरफ एंडोडर्म, ठीक है। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोग्लिया पाया जाता है। और आप लोग ये मत सोचना कि ये जो मेसोग्लिया पाया जा रहा है ये मेसोडर्म से बना होगा, नहीं, ये मेसोडर्म से मिलकर नहीं बना होता है। तो ये हमने पॉलिप या गैस्ट्रोजोइड्स देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्लास्टोस्टाइल या गोनोजोइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, बाकी जो भी बच गया है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके।